बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को लेकर चल रहे थे और हम आज इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। ठीक है, एक न्यू चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर हम वर्क और एनर्जी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वर्क कैसे आएगा, एनर्जी कैसे आपके पास आएगी, इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए जो इस वीडियो में जो टॉपिक हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो तो पहला होगा कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ मीन बाय वर्क एंड एनर्जी। इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम जो हमारा एक मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो के लिए वो हमारे पास आ रहा है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कि जब कोई एक कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तो वर्क डन कैसे होगा, किस तरह का होगा, हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपनी इस वाली वीडियो में। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है चैप्टर का उसको डिस्कस करते हैं, फिर हमें अपने टॉपिक पे भी आना है, अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है या जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे हम इसको करवाएंगे, कैसे स्टडी करते हैं, यानी व्हाट इज़ मीन बाय वर्क एंड एनर्जी, या इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमने करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं द एनर्जी of an object changes if an exchange of energy occur between the object and its environment। कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर या इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दोबारा सुनिएगा कि जब इन्वायरमेंट में या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। Such a transfer can occur due to a force or due to an exchange of heat। और इस तरह का जो ट्रांसफ़र है कैसे होता है, या तो फोर्स के लगने से होता है या हीट के ट्रांसफ़र करने से होता है। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर या इन्वायरमेंट में, ये चेंज ड्यू टू टू रीजन आता है। नंबर 1, ड्यू टू अ फोर्स एंड ड्यू टू अ एक्सचेंज ऑफ हीट। या तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तब भी ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा, या हीट को एक्सचेंज करें, हीट प्रोवाइड करें या हीट उससे अब निकाल लें बाहर। ठीक है, हीट कम करें या हीट ज़्यादा करें, तब भी ऑब्जेक्ट के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंज आता है। इस चेंज की वजह से जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाती है आपके पास। कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया फोर्स इज प्रोसेस कॉल्ड डूइंग वर्क। ठीक है, कि जब फोर्स के लगने से एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाई जाए, फोर्स के लगने से जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, इस टर्म को हम कहते हैं, आपके पास क्या आता है, वो वर्क आता है। ठीक है, कहते हैं ड्यूरिंग वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी वर्क देन इज ट्रांसफर्ड एनर्जी। डूइंग वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। ठीक है, वर्क जो है वो क्या है, एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा एक्ट है जो एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, वर्क इज द एक्ट दैट ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, कहते हैं वर्क देन इज ट्रांसफर्ड एनर्जी। वर्क जो है एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। यानी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये क्लीनर मैंने उठाया हुआ है, इसको मैं फोर्स लगा के उठा रहा हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ खुद से, तो इस वक्त जो वर्क डन हो रहा है या जो वर्क हो रहा है वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, फोर्स लगने से जो वर्क होता है वो कौन सा वर्क आता है आपके पास, वो वर्क आता है पॉजिटिव। ठीक है, कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव वर्क। कि जब ऑब्जेक्ट से एनर्जी ली जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, तब जो वर्क होता है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या जब आप फोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट को, फोर्स के प्रोवाइड करने से जो वर्क लेते हैं ऑब्जेक्ट से, वो वर्क होता है पॉजिटिव। और जो वर्क ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद आप जो वर्क लेते हैं वो आपके पास जो वर्क आता है वो नेगेटिव आता है।
कहते हैं वर्क इज ऑफ्टन थॉट इन टर्म ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। कहते हैं कि जो वर्क होता है फिजिकल और मेंटल एफर्ट में आता है। कहते हैं इन फिजिक्स हो एवर द टर्म इन्वॉल्व टू थिंग्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि जो वर्क है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, नंबर वन फोर्स, नंबर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आप तो पता है क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को काम करना है उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, आप उसको कहेंगे फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट थोड़ा से थोड़ा फासला भी तय करता है उस फासले को हम क्या कहते हैं, या वो फासला क्या कहलाता है, वो फासला कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक दफ़ा सारा इंट्रोडक्शन क्या था। कहते हैं कि जो एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम भी वर्क एंड एनर्जी है और इन दोनों को, वर्क को और एनर्जी को हमने एक साथ लेकर चलना है। कहते हैं जब जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो चेंज होती है वो ड्यू टू टू रीज़न चेंज होती है, ठीक है। पहली रीज़न ये है कि या तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आ जाए फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या चेंज होगी। दूसरी बात कि जो आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से भी क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, चेंज होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये बात पहली बात थी। फिर कहते हैं को जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, वो दो वजह से ट्रांसफ़र होती है। पहली बात कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। दूसरी बात, अगर आप हीट को एक्सचेंज करेंगे यानी हीट कम या ज़्यादा करेंगे तब भी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक्सचेंज होगी, ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय फोर्स इज कॉल्ड वर्क। कि जब आप फोर्स के लगाने से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं वर्क, ठीक है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, फोर्स लगाई, फोर्स के लगने से उसने कोई काम किया, तो उस वक्त जो आपके पास टर्म होती है वो वर्क कहलाती है। फिर कहते हैं कि वर्क जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्क को, ठीक है, पहली बात। उसके बाद कहते हैं कि जब आप फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट से कोई काम लेते हैं तब जो वर्क होता है वो वाला वर्क होता है पॉजिटिव, ठीक है। फोर्स के लगाने से अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो वर्क आएगा पॉजिटिव, यानी फोर्स। या दूसरी बात, आप जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करके किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी को ट्रांसफ़र करके वर्क लेते हैं उससे, तो वो वाला वर्क होगा आपके पास नेगेटिव वर्क, ठीक है। फिर कहते हैं कि वर्क के अंदर दो टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो वर्क है, वर्क में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, नंबर वन फोर्स, नंबर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि फोर्स आपको पता है किसी भी चीज़ को आप पुश करें या पुल करें उस वक्त आप जो काम कर रहे होते हैं वो कहलाती है फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के हवाले से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कि जब कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तो तब जो वर्क डन होता है, तब जो वर्क होगा किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये सारा कुछ डिस्कस करना है हमने आज इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट अगर इसकी मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, पहले अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो स्टेटमेंट में कहते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें, प्रोडक्ट लेना है आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है वो भी डायरेक्शन किस में हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उस डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट कहलाता है वो आपके पास आता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ magnitude
magnitude of displacement and component of force in the direction of displacement ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स magnitude, the product of magnitude of displacement and the component of force in the direction of displacement, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, ठीक है, is called work done by a constant force, is called work done by a constant force वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मैथमेटिकल फॉर्म वो क्या आएगी, मैथमेटिकल कहते हैं कि लेट आपके पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जो एफ है, ठीक है, वो एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। उसके बाद एक डिस्टेंस डी है आपके पास, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो डी आपके पास आता है, डी क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद एक थीटा आता है, ठीक है, थीटा क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक एंगल आएगा जिसको हमने क्या लिया होता है, थीटा। कहते हैं देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज, ठीक है, लेट एफ इज फोर्स, लेट एफ इज फोर्स, D is displacement, and theta is angle between them. So work is equal to work done is equal to W is equal to F डॉट डी, ठीक है। जो आपके पास वर्क आएगा, वर्क इज इक्वल टू वो क्या आएगा, वर्क, पहले ये फार्मूला हमने बनाना है, पहले आप इसके मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि हमने बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ठीक है। उसके बाद आएगा एफ कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साथ आ जाएगा कॉस थीटा, इनटू साथ आ रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट आपने लेना है। ये आपके पास क्या आएगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब जब आप अगर इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, एंड वी नो दैट कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और उनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप डॉट को रिमूव करते हैं तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है, आपको साथ कॉस थीटा लगाना पड़ता है एज अ मैग्नीट्यूड। फिर जब cos थीटा हो, cos थीटा को रिमूव करेंगे तो आपके पास डॉट लग जाएगा, इन्हीं दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आएगा, तो आपके पास जो W का फार्मूला बनेगा वो बनेगा F डॉट D इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो आपके पास वर्क डन आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म वो आएगा W इज इक्वल टू F डॉट D। अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आपके पास आएगा एफ डी कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है, एक तो एफ डी कॉस थीटा भी वर्क डन है, ये एक आपके पास जो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये भी आपके पास वर्क डन है, ठीक है। अगर इसको एक और डेफिनेशन के जरिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द वर्क डन इस फार्मूले की मदद से इज इक्वल टू
द वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन क्या है, वर्क डन की डेफिनेशन आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी डेफिनेशन बन सकती है वर्क डन की। उसके बाद ये वाली भी कर सकती है, द वर्क डन इज डिफाइंड एज वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है, आप जो सी मर्जी कर सकते हैं। आगे यूनिट्स ऑफ वर्क के इसके जो यूनिट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे, यूनिट्स कहते हैं वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर कॉल्ड जूल। ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी and its units are न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, वर्क के दो यूनिट्स हैं, आपने दोनों याद रखने हैं। एक न्यूटन मीटर जो वो भी आपके पास वर्क के यूनिट्स हैं, उसके बाद न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। ये दोनों यूनिट्स आपके पास आते हैं वर्क के, और ये दोनों ही यूनिट्स आपने याद रखने हैं वर्क के तौर पर कि वर्क जब भी वर्क की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए जो वर्क के यूनिट्स हैं वो या तो न्यूटन मीटर होंगे या आपके पास वो जूल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था जूल। अब अगर डेफिनेशन आप जूल करना चाहें कि जूल किसके बराबर होता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं when 1 Newton force act on the body and the body cover of distance of 1 meter in the direction of force, the work done is said to be 1 joule। ठीक है, 1 joule की अगर हम डेफिनेशन करें, डेफिनेशन ऑफ जूल किसके इक्वल होता है, जूल कहते हैं when 1 Newton force is applied on the body, when 1 Newton force is applied on a body, then body covers distance of 1 meter in the direction of force, then work will be 1 joule। ठीक है, सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और वो जो बॉडी होती है 1 मीटर फासला तय करे फोर्स की डायरेक्शन में, तब जो वर्क आपके पास आता है वो वर्क आता है 1 जूल। 1 न्यूटन फोर्स के लगने से 1 मीटर फासला तय हो तो उसको हम कहते हैं 1 जूल या 1 जूल वर्क। ठीक है, फिर कहते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क। डायमेंशन इसकी क्या आएंगी, डायमेंशंस ठीक है, डायमेंशंस आपने इसकी याद रखनी है, वो होती है ml² t-²। डायमेंशन होती है ml² साथ में t-²। ये आपके पास आ जाती है डायमेंशंस ऑफ वर्क। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं स्पेशल केसेस के कुछ स्पेशल केसेस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो क्या होंगे, ठीक है, स्पेशल केसेस उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस पहले नंबर पर क्या आ रहा है, ठीक है, स्पेशल केस में पहले नंबर कहते हैं इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ
ये आपने याद रखने ऐसे MCQs, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क इज पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा केस कि आपके पास जो थीटा ग्रेटर देन, जो थीटा है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। इफ थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 एंड लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है। तब वर्क जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। 180 से बड़ा और 180 के इक्वल तक हो तो वर्क इज नेगेटिव। थीटा इज इक्वल टू 90 व्हेन थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नो वर्क इज डन। ठीक है। फिर फोर्थ केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम वर्क इज डन, वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है। वर्क डन इज मैक्सिमम। ये स्पेशल केसेस है स्टूडेंट, 4 स्पेशल केसेस हैं, आपने याद रखना है इनको। पहला केस क्या बताता है, पहला केस कहता है कि अगर आपके पास जो थीटा आ रहा है वो इक्वल टू 90 हो तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात, ग्रेटर देन, जब आपके पास जो वर्क है वो ग्रेटर लेस देन 90 हो, ठीक है, 90 से छोटा हो तो आपके पास जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। जब 90 से बड़ा, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी और 180 तक आ रही हो, 90 से 180 तक आ रही हो तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर जो वर्क डन, अगर जो थीटा है वो इक्वल टू 90 हो, 90 के बिल्कुल बराबर हो तो जो वर्क डन है वो 0 होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। जब जो थीटा है वो 0 के बराबर होगा तो जो वर्क डन आएगा आपके पास वो आएगा मैक्सिमम। ये कैसे पता चलता है हमें मैक्सिमम, मिनिमम, पॉजिटिव और नेगेटिव का? क्योंकि अगर हम फार्मूला देखें तो आपके पास जो W इज इक्वल टू बराबर होता है FD cos थीटा। अगर cos की जगह हम स्टूडेंट 90 पुट करते हैं तो cos 90 का जो आंसर आता है, लेस देन 90 का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेटर पर आप चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, अगर आप 90 पुट करेंगे तो वो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। अगर 90 से बड़ा की पुट करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में। फिर अगर आप इधर 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर होता है 1, तो 1 जब इसका आंसर आएगा तो यानी मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो ये 4 स्पेशल केसेस हैं, आपने याद रखनी है, एज MCQs भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है। वर्क को अगर ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? ठीक है। कहते हैं ग्राफिकली द एरिया अंडर द फोर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। ठीक है। अगर इसकी अगर हम ड्रा करें एक ग्राफ, आपके पास ये ग्राफ है इस फॉर्म में, इधर आपकी आ रही है फोर्स F, इधर आपका आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आपके पास आएगी OPQR। ठीक है। इधर से O, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, OPQR। ठीक है। ये आपके पास एक डिस्टेंस आ रहा है तो फोर्स लग रही है इधर को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू X एक्सिस। ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कहते हैं ग्राफिकली द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय फोर्स, एरिया अंडर द
फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय फोर्स, यानी ये जो एरिया आ रहा है यहाँ से लेकर ये जो आपके पास ओ पी क्यू आर, ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है? वर्क डन बाय फोर्स। द एरिया अंडर द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स displacement curve represent the work done by force, represent the work done by force। कहते हैं if we plot graph between force and displacement then area under the graph is equal to area अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू कि आपके पास जो एरिया आ रहा है अंडर द ग्राफ वो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ओ पी है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है किसके साथ? ओ आर के साथ। ओ पी प्रोडक्ट ओ आर, तो आपके पास क्या बनेगा? एफ और डी। एफ और डी वी नो दैट कि वो इक्वल होते हैं फोर्स के, यानी एफ डी कॉस थीटा या एफ डॉट डी वो किसके बराबर हमने पढ़ा था? वो बराबर आपके पास आते हैं फोर्स के, यानी वो फोर्स की इक्वल आएंगे। तो कह सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू ओ से पी और ओ से आर, ओ पी इंटू ओ आर। तो आप लिखें ओ पी बराबर है आपके पास एफ, ओ आर बराबर है डी के, तो हम कह सकते हैं ये सारा बराबर है डब्ल्यू यानी वर्क के। कहते हैं इफ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, अगर कोई फोर्स हॉरिजेंटल एंगल थीटा बना रही हो, देन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी, देन उस वक्त जो ग्राफ बनेगा वो किसके दरमियान बनेगा? एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान। तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे? ये दोनों ही इक्वल आएंगे वर्क के, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी आप वर्क की। वर्क के मतलब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट के बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखा, मैथमेटिकल फॉर्म के बाद उसके यूनिट्स देखे, यूनिट्स के बाद जो जॉल उसका यूनिट था, जॉल की डेफिनेशन की, जॉल की डेफिनेशन के बाद फिर हमने उसकी डायमेंशंस को देखा, डायमेंशंस के बाद हमने स्पेशल केसेस पढ़े, स्पेशल केसेस के बाद जो वर्क डन को ग्राफ की शक्ल में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हमने डिस्कस किया। आगे कहते हैं हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन पर्सन होल्डिंग द पैल मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कि जब आपके पास के जो वर्क डन हो रहा हो, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अपवर्ड फोर्स व्हेन अ पर्सन होल्डिंग पेल मूविंग फॉरवर्ड, कि जब आपके पास एक पर्सन है उसने कोई एक पेल पकड़ी हुई है और वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उस वक्त जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? कहते हैं इन दिस केस नो वर्क इज बीइंग डन बिकॉज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई पर्सन फॉरवर्ड मूव कर रहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर उसने एक पेल हाथ में, कोई एक ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ा है, हाथ के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो अपवर्ड फोर्स के लगने से स्टूडेंट जो वर्क डन होगा वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास पर्सन था, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सपोज वो यहाँ पर स्टैंड था, ठीक है, इसके हाथ में कोई चीज़ थी, एक ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में, ये अपवर्ड फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वो उसका इस तरफ को हो रहा है, ठीक है। अब F और D ये दोनों देखें एक दूसरे का जो इनका रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर रिलेशन, यानी F और D एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो व्हेन परपेंडिकुलर तो इस वक्त जो आपके पास थीटा आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो हमने स्पेशल केसेस में पढ़ा था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नो वर्क इज डन, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि को जो वर्क डन है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, चूंकि cos 90 वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो वर्क डन आपके पास आएगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। कैसे आएगा, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फार्मूला था ये वाला एफ डी
cos थीटा, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा। 0 को जब आप FD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इधर थोड़ा सा आपको करवाना चाहूँ, आपके पास W इज इक्वल टू FD cos थीटा, तो FD एज इट इज cos की जगह cos 90, थीटा की जगह 90, तो FD इंटू 0, तो 0 के साथ जब भी किसी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0। यानी अगर आपके पास कोई पर्सन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, उसके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, उन दोनों का जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन आ रहा है परपेंडिकुलर रिलेशन, एंड फॉर परपेंडिकुलर रिलेशन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इन दिस केस ऑफ वर्क इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन देयर विल बी नो वर्क इज डन। समझ आ गई बात। फिर नेक्स्ट कहते हैं हाउ मच वर्क इज बीइंग डन ऑन द वॉल। ठीक है कि वर्क को जो वॉल के ऊपर जो वर्क है वो कितना होगा। कहते हैं नो वर्क इज बीइंग डन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी जो वर्क डन है वो 0 आएगा। पहले केस में उन्होंने कहा था कि जो एक पर्सन है वो कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के मूव कर रहा था इस केस में। अब दूसरा केस कहते हैं आपके पास एक वॉल है इस तरह की, ठीक है, ठीक है, और आपके पास एक पर्सन है यहां खड़ा होके, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस तरफ को फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर। तो दीवार के ऊपर मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूं इस तरह, मैं बोर्ड के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाए जाऊं बोर्ड तो मूव नहीं कर रहा, यानी बोर्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो बिल्कुल 0 है, उसने मूव ही नहीं किया। मैं दीवार के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ यहाँ पर, ठीक है, जितनी मर्जी फोर्स लगा लूँ दीवार यहाँ से हरकत नहीं करेगी। हरकत नहीं करेगी मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर इस केस में आपके पास जो D है, थीटा चाहे आपके पास जो मर्जी आ जाए, सपोज थीटा आप 0 रख लें, 0 के लिए 1 आएगा आंसर, लेकिन D साथ आपके पास जो है वो 0 आएगा। अगर एक भी टर्म 0 आ गई तो सारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि FD हमारे पास फोर्स भी लगी थी, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, लेकिन जो थीटा था वो 90 है, 90 ने 0 बनाया तो आपके पास जो सारा आंसर आया वो क्या आया, 0। और इस केस में भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, वो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है। तो तीनों टर्म्स में से अगर एक भी 0 आ जाए तो सारे का सारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्सन है वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो कौन सा होता है, 0 होता है। चूंकि इस केस में जो दीवार है वो मूव नहीं करती, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इक्वल टू 0 होता है, देन ड्यू टू 0 ऑफ डिस्प्लेसमेंट होल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, यानी नो वर्क इज डन। तो आपके पास ये दो केसेस थे कि जब आपके पास थीटा 90 होगा तब वर्क डन कितना होगा, वो भी 0 हो गया। फिर कि जब डिस्प्लेसमेंट ना कवर हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट का तब जो वर्क डन आता है वो भी वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। वर्क डन के लिए जरूरी है हमेशा आपने याद रखना है, वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर, और उसके बाद जो एंगल आते हैं इन दोनों के दरमियान उस पर भी वर्क डन डिपेंड करता है। यानी 3 चीज़ों के ऊपर वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। नंबर 1 फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 3 एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास टॉपिक आज का, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, एंड हमारे पास एक टॉपिक था, पहला टॉपिक इस चैप्टर का वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इसके हवाले से हमने जो भी डिस्कशन थी, ब्रीफ डिस्कशन की, अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप इसको समझ भी पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।